इमरान डार जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूं, क्योंकि ईरान में पढ़ रहे 1200 कश्मीरी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, जिसको लेकर बार बार उनकी पार्टी की ओर से चिंता जाहिर की जा रही है। क्या भरोसा मिला है? क्योंकि बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जितने भी हमारे विद्यार्थी अलग अलग मुल्कों में फंसे हुए हैं, चाहे इजराइल हो या फिर ईरान हो, उनकी घर वापसी सुरक्षित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? इसको लेकर बात कहां तक बढ़ी है आगे, इमरान डार साहब? देखिए, इसमें उमर साहब बहुत ही कल से लगे हुए हैं एंड वो टच में है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, और उसका नतीजा आज हमको देखने को मिला है, जिसमें थोड़ा इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ है। एक ओम सिटी करके है ईरान में, जो कि एक रिलीजियस सिटी है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि 1000 के ऊपर 1200-1400 कश्मीरी बच्चे वहाँ ईरान में अभी डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। एक इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अभी एक मैसेज आई है जिसमें तकरीबन 90 कश्मीरी स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया है, आर्मीनिया भेजा गया है। यहाँ के जो उनके पेरेंट्स हैं बहुत ही परेशान हैं, और वी आर थैंकफुल टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के दे आर वेरी प्रोएक्टिव, और उन्होंने आज इवैक्यूएशन स्टार्ट किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी कश्मीरी बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और जो इस टाइम पे इवैक्यूएट करना चाहते हैं, उनको जल्द से जल्द, सिर्फ कश्मीरी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे या जितने जो पिलग्रिम्स वहां पर गए हुए हैं, क्योंकि एक होली सिटी है शिया बरादरी के लिए, तो बहुत सारी होली प्लेसेस हैं वहां पर। तो उन जगहों के साथ यहाँ के जो एहसास जुड़े हुए हैं, सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, होली प्लेस फॉर शिया मुस्लिम। तो ये लाजमन है कि जो शिया कम्युनिटी है उनको उन एरियाज के बारे में दे आर कंसर्न्ड अबाउट दोज एरियाज, क्योंकि एक रिलीजियस सेंक्टिटी है इन एरियाज की। और मुझे लगता है कि हमारा भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक पॉलिसी रही है कि किस तरीके से हम पिलग्रिम्स को फैसिलिटेट किया है ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ। तो ये सब चीजें तो चलती रहती है। तो हम लगे हुए हैं, उमर साहब लगे हुए हैं, जितना सा जल्दी से जल्दी हो सके। पिलग्रिम्स खासकर इस टाइम पे बहुत फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने की जरूरत है। कुछ बिजनेस करने गए हैं, उनको वापस लाने की जरूरत है। और स्टूडेंट्स हैं, इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट करने की बहुत अशद जरूरत है इस टाइम पे। यकीनन, और आपने जानकारी दी कि लगातार भारत सरकार के साथ आपकी भी जो सरकार है वो मिलकर, चाहे वो कश्मीरी स्टूडेंट हो या फिर देश के बाकी के हिस्सों के हो, उनके घर वापसी पूरी तरह से सुरक्षा के साथ सुनिश्चित करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक बार फिर से मेजर जनरल जी डी बख्शी, आपका रुख करते हुए, चूंकि शुरुआत में ही आपकी ओर से ये बात कही गई कि रशिया और यूक्रेन के मामले में हम अपना हाथ जला चुके हैं, तो इसमें हमें कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में जब हम कांग्रेस पार्टी का रुख देखते हैं या फिर भारत सरकार का रुख देखते हैं, एक देश के तौर पर क्या पार्टियां अलग अलग निर्णय ले सकती हैं? क्योंकि देश के भीतर इस मामले को लेकर सियासत अक्सर हमको देखने को मिलती है। ऐसे में चूंकि आपका इतना लंबा अरसे का अनुभव रहा है, आप तमाम अंतर्राष्ट्रीय देशों को जानते, सुनते, पढ़ते, लिखते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं, ऐसे में भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए मौजूदा वक्त में? देखिए, भारत की स्थिति का आंकलन करने के लिए वी मस्ट कंसिडर द फैक्टर। इजराइल ने जितना सपोर्ट हमको दिया है हर युद्ध में, तकनीकी विकास में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, वो सिवाय रूस या फ्रांस के सिवा और कोई मुल्क ने इतना सपोर्ट हमको नहीं दिया है, हर युद्ध में दिया है। तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी भी हालत में। पेचीदी मामला यह है कि ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, खासकर जो चाबहार का पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट में हमने काफ़ी कुछ मदद करी है। और अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर ईरान हमारे साथ रहा है। और जहाँ तक जो आतंकवाद हमारे बरखिलाफ़ हुआ है वो सुन्नी आतंकवाद उस तबके से ज़्यादा हुआ है, तो उसमें भी ईरान का हमारे साथ सपोर्ट रहा है। अब सवाल ये है कि इन दोनों के बीच में बड़ी बुनियादी एक डिफरेंस है। इजराइल कहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और कुछ भी हो जाए मैं इनको लेने नहीं दूंगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ये अच्छा लगता है ख्याल कि हम हस्तक्षेप करें। एट बेस्ट वी कैन बी कम्युनिकेटर्स ऑफ चॉइस। जब जो देश जिनके ताल्लुकात आपके साथ अच्छे हैं वो आपको कहते हैं हाँ जी हमको आपकी मदद चाहिए,
तभी आपको बीच में टांग अड़ानी चाहिए, नहीं तो वी विल हैव टू जस्ट स्टिक क्लियर ऑफ दिस एंड होप दैट पीस विल प्रिवेल। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, लेकिन इन सब के बीच अब जो बयान भी सामने आ रहा है ईरान की ओर से आपकी तरफ ले जाए, ये कि राष्ट्रपति ट्रंप से न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं। बातचीत का भविष्य अब लड़ाई रुकने पर निर्भर करेगा। दीपक वोहरा जी, जब ईरान का इस तरह का पक्ष सामने आता है तो ये क्या संकेत करता है? और ईरान इजराइल संघर्ष का आगे आने वाले वक्त में काफी ज्यादा विस्तार आप देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ट्रंप जिस तरह से वापस गए हैं, हो सकता है आगे आने वाले वक्त में कुछ सही संकेत और शांति की दिशा में बढ़ते हुए प्रयास भी नजर आए? ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। ईरान की कितनी क्षमता है मार खाने की? वहाँ के जो साधारण व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि मुल्ला रेजीम जो है, और मैं मुल्ला इज्जत के साथ कह रहा हूँ, उनको क्या मिला है? 80% इन्फ्लेशन मिला है, 60% बेरोजगारी मिली है, क्या मिला है उनको ये सब करके? तो मैम, सबसे बड़ा जो बेसिक चीज़ था कि मैं समझ सकता हूं कि फ़लस्तीनियंस और अरब्स कहें कि इजराइल मेरे घर में आके घुस गया है, यहाँ बैठ गया है। ईरान तो बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर दूर है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपको वहाँ मेडल करने के से क्या मिलता है? अब आपको मार पड़ी है। मेरा मानना है मैम, अगर ये सही है कि वहाँ की सरकार जो है पूरी तरह से डीकैपिटेट हो गई है, मिलिट्री ऑफिसर्स को मार दिया है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को मार दिया, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी खत्म हो गए, मेरा मानना है कि अगली 48 घंटे में सीज फायर होगी और एक नई सरकार वहाँ बनेगी जो अमेरिका के समर्थन के साथ इजराइल से हाथ मिला के कहेगी भाई जो कुछ हुआ जाने दीजिएगा, अब हम शांति के साथ रहेंगे। लेकिन हम भी तो वही चाहते हैं। बात करके गए नहीं है दीपक वोहरा साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सीज फायर हो जाएगा और वहां पर तब्दीली हो जाएगी हुक्मरानों की? क्योंकि ईरान में अब क्षमता नहीं है आगे लड़ने की मैम। जो मिसाइलें वगैरह थी, मेरा ख्याल सारी उसकी ख़त्म हो गई हैं। अब आपने भी ये जानकारी देखी है कि अब बहुत कम हो गए हैं जो वो हमला कर रहे हैं। पहले जो कुछ मिसाइलें बची हुई थी धड़ाधड़ दाग रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। और अब मेरा मानना है क्योंकि इजराइल के पास टोटल एयर डोमिनेशन है, अब मैडम ग्राउंड ट्रूप्स जाएंगी अगले 24 या 48 घंटों के अंदर और सीज फायर आप देखेंगी हो गया। इजराइल बोलेगा हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमने उनको हासिल कर दिया, अब यहीं पर हम रुक जाते हैं। लेकिन बार बार अगर ईरान की ओर से भी न्यूक्लियर डील को अपना पक्ष लेकर रखा जा रहा है, और इस मामले में हमने इराक का भी जो इतिहास रहा है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन संगीत रागी जी, जल्दी से, आप सलमान सोच की बातों पर बहुत हाथ उठा रहे थे, आप जवाब दे दीजिए। बार बार ये जो शिया मुसलमान अपने आप को एसोसिएट करते हैं ईरान के साथ, इसी वजह से देश की अगर कुछ मस्जिदों में इस तरह की बातें हो रही हैं तो उस पर क्या आपत्ति है संगीत रागी जी? देश का एक बहुत बड़ा तबका है वो इजराइल के साथ अपने आप को जोड़कर देखता है। नहीं, देखिए, नहीं, मैं कहता हूं कि भारत का मुसलमान हो या हिंदू हो, वो भारत के हितों को ध्यान में रख करके उसको बात करनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो। ऐसी स्थिति में हम किसके साथ खड़ा होना, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। और जिसे आप कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि एक मजबूत ईरान वहाँ चाहिए, और वो मजबूत ईरान जो अमेरिका को कहीं ना कहीं निडिल करता रहे हमेशा। एक अमेरिका समर्थित वहाँ पर सरकार हो तो भारत के हितों के लिए नहीं है, लेकिन साथ में वो एक ऐसी सरकार हो जो इजराइल के अस्तित्व को भी स्वीकार करे। यदि ईरान में एक ऐसी सरकार आ जाती है जो इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार कर लेती है, तो आप समझ जाइए कि वेस्ट एशिया से जो पूरा जो संघर्ष है इस्लामिक रेडिकलिज्म का, हूती, हमास, हिजबुल्लाह, इन सबको कौन शरण दे रहा है? इस सबको कौन पैट्रोनेज दे रहा है? ईरान ही तो दे रहा है। उसके कारण उस आधार पर यह कहना कि चूंकि सुन्नी मुसलमान ही हमारे यहाँ टेररिज्म में शामिल है, और पूरी दुनिया के 87% जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसमें सुन्नी मुसलमान ही शामिल होता है। सुन्नी इस्लाम की व्याख्या ही उनको टेररिज्म की तरफ ले जाती है, ये मान करके चलिए। तो ऐसी स्थिति में फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, ईरान के साथ हमें खड़ा हो जाना चाहिए। हाँ, सीज फायर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि जनरल जीडी बख्शी ने कहा, इजराइल ने आपको हर क्राइसिस में टेक्नोलॉजी से लेकर के मिलिट्री हार्ड पावर, सारी चीजें, हार्डवेयर, ये सारे आपको दिए हैं। आप उसे कैसे भूल सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के समय जब कोई नहीं खड़ा होकर के आ रहा था, उस समय भी वो आपके साथ खड़ा था। बाकी सारी दुनिया में कोई आदमी, कोई कंट्री आकर के तो नहीं खड़ा हुआ था उस समय। जब हम लड़ रहे थे
तो हमको भी उसके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। जबकि कांग्रेस सरकारें नहीं हुआ करती थी, हम फिलिस्तीन के झंडा लेकर के यहां पर भारत के अंदर आंदोलन किया करते थे। क्या फिलिस्तीन वगैरह और उसके जितने अरब कंट्री है वे क्या हमारे साथ आकर के खड़े हो गए थे? क्या कश्मीर के मुद्दे पर नहीं खड़े हुए थे। इसलिए भारत के मुसलमानों को यह अपनी मानसिकता छोड़नी ही चाहिए। भारत का क्या इंटरेस्ट है भारत सरकार बेहतर तरीके से जानती है, और भारत सरकार का स्टैंड बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है। तस्लीम अहमद रहमानी जी, आप सहमत हैं उनकी बातों से? वो कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को भारत के हित के हिसाब से देखना चाहिए, और जो मुल्क भारत की मुश्किलों में साथ दे उनका साथ हमें देना होगा। देखिए, संगीत रागी जी से तो मुत्तफिक होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये दुनिया के नहीं तो कम से कम भारत का सबसे बड़ा इस्लामोफोबिक कैरेक्टर है, जिसको कभी भी बुद्धि नहीं आती। जहां तक भारत के हित का ताल्लुक है, हम जो बात कर रहे हैं भारत हित की ही कर रहे हैं। हम सब लोग जो बात कर रहे हैं भारत हित की कर रहे हैं। भाजपा हित की बात कब नहीं होती है। अगर हम भारत हित की बात करें तो जो भाजपा का हित है वो भारत हित नहीं है। फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन होगा, देश के अंदर होगा, देश के लोग करेंगे। अकेले भाजपा तय करके बताएगी कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है और ये भारत हित है, उसे मान लिया जाए चुपचाप और उसे नेशनलिज्म कहा जाए, ये तस्लीम नहीं किया जा सकता भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में। मसला ये है संगीत रागी के बीच और बाकी लोगों के बीच। मैंने जैसा कि अर्ज किया, हमने हमारा तकरीबन $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाबहार में है, जिसका अभी यहां जिक्र हुआ। $5 बिलियन का था हमारा अफगानिस्तान में। ना हमारा ये मटेरियलाइज हो रहा है, ना हमारा वो मटेरियलाइज। बिल्कुल अब पड़ोस में हमारे ममालिक हैं बहुत पुराने। जी, मुझे आ रही है बात? आ रही अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं, आपकी बात समझ में आ रही थी। इसराइल से हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जहां हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे, यकीनी तौर पर खड़े होंगे। अगर इसराइल के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक स्टेट्स हैं तो वो भी, उसके साथ भी हम खड़े होंगे। हमें कोई उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एशिया जब 3 मैदान के जंग के मैदान खुले हुए हैं एशिया में, एक इसराइल ने खोल रखा है गजा के अंदर, एक रूस ने खोल रखा है यूक्रेन के साथ, एक ये नया खुल गया, चौथा हमें खोलने की कोशिश कर रहे थे यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच। ये सारा का सारा एशिया में क्यों हो रहा है? यूरोप की तरफ क्यों नहीं होता? 2 वर्ल्ड वॉर जो है वो हमने यूरोप की सरजमीन पर लड़ी। तीसरी जंग जो है विदाउट एनी अनाउंसमेंट हमारे रीजन में लड़ना चाहते हैं। क्यों लड़ना चाहते हैं? किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि किसके साथ खड़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।